कोल्हापुर नगर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, इस सभागार में उपस्थित सभी माताओं बहनों, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आप यहां उपस्थित हैं, मुझे आपसे संवाद करने का, बात करने का मौका मिलता है। सबसे पहले मैं सहज सेवा ट्रस्ट का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। विशेष रूप से श्री सन्मति मिर्जे जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने ये सारा आयोजन किया, आपसे बात करने का मुझे मौका दिया। इसके अलावा पतंजलि योग समिति का, भारत स्वाभिमान के सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस पूरे कार्य में तन मन धन से सहयोग किया है। मैं कोल्हापुर में पहले भी आ चुका हूं, आप सब लोग मुझे जानते हैं, लेकिन आज मैं एक नई भूमिका में आपके सामने हूं। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने 5 जनवरी 2009 को भारत स्वाभिमान नाम का एक ट्रस्ट बनाया। इस ट्रस्ट में परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी अध्यक्ष हैं, आचार्य बालकृष्ण जी उसके महामंत्री हैं, और मुझे स्वामी जी ने इस ट्रस्ट के राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी हुई है। उस हैसियत से मैं आज आपसे भारत स्वाभिमान के बारे में बात करना चाहता हूं। ये भारत स्वाभिमान अभियान क्या है, ये ट्रस्ट की स्थापना क्यों हुई है, इसका क्या कार्य है, क्या उद्देश्य है, क्या हम करना चाहते हैं इस देश में जिसके लिए हमने ये बनाया, ये सब विषय मेरे इस व्याख्यान में आएंगे। आपसे इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं कि बहुत अच्छे से मराठी भाषा में नहीं बात कर सकता, इसलिए हिंदी में बात करता हूं। सरल हिंदी बोलूंगा, आपको समझ में आएगी। हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, लेकिन स्वतंत्र नहीं हुआ। आप ये पूछेंगे कि आजादी और स्वतंत्रता में क्या अंतर है। भारत को आजादी मिली अंग्रेजों की गुलामी से। अंग्रेजों की सरकार यहां से समाप्त हो गई और भारत में आजादी के बाद भारत की सरकार बन गई, लेकिन स्वतंत्रता नहीं आई इस देश में। स्वतंत्रता का अर्थ है अपना तंत्र हम नहीं बना पाए। हिंदी का शब्द है स्वतंत्र, वो मराठी में भी है, संस्कृत में भी है। स्व माने अपना, तंत्र माने व्यवस्था। हम अपनी व्यवस्था नहीं बना पाए आजादी के 62-63 साल के बाद भी। अपना तंत्र नहीं बना पाए, अपना सिस्टम नहीं बना पाए। तो आप बोलेंगे फिर क्या है? वास्तविकता यह है कि आजादी के 63 साल अभी हो रहे हैं, हमारा तंत्र वही चल रहा है जो अंग्रेजों ने बनाया था, अंग्रेजों ने जिसको चलाया था। उसमें कहीं कोई बदल नहीं हुआ, कहीं कोई उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए हम मानते हैं कि भारत आजाद तो हो गया, स्वतंत्र नहीं हुआ। जब हम अपना तंत्र बना लेंगे, अपनी व्यवस्थाएं बना लेंगे, तब ये देश स्वतंत्र होगा, ऐसा हमारा मानना है। और जब तक स्वतंत्रता नहीं होती, तब तक स्वराज्य की स्थापना नहीं होती। स्वराज्य की नींव स्वतंत्रता के आधार पर खड़ी होती है। तो भारत में स्वराज्य की स्थापना करनी है तो उसके पहले स्वतंत्रता आनी चाहिए, और स्वतंत्रता आने के लिए अपना तंत्र बनना चाहिए, अपनी व्यवस्था बननी चाहिए। इसके प्रयास के लिए ये भारत स्वाभिमान अभियान हमने शुरू किया। आप बोलेंगे ऐसी क्या तकलीफें हैं इस देश में जो हम अपना तंत्र नहीं बना पाए। मैं कुछ उदाहरण से मेरी बात शुरू करना चाहता हूं। ये देश जो आजाद हुआ है, बहुत मुश्किल से आजाद हुआ है, बहुत कीमत चुकानी पड़ी है हमें। दुनिया में अलग अलग समय पर बहुत सारे देश गुलाम हुए। भारत है, भारत के बहुत सारे पड़ोसी देश हैं जो अलग अलग समय पर गुलाम हुए। यूरोप ने कई देशों को गुलाम बनाया, और इन देशों की आजादी की लड़ाई भी पिछले 500 वर्षों में अलग अलग जगह हुई। जैसे अफ्रीका गुलाम हुआ इंग्लैंड का, ब्रिटेन का, और 450 साल तक गुलाम रहा। अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं, जिम्बाब्वे है, वो गुलाम रहा यूरोप के देशों का। अल्जीरिया गुलाम हुआ फ्रांस का। तो अलग अलग समय पर बहुत सारे देश, 50 से ज्यादा देश दुनिया में गुलाम हुए अलग अलग समय पर। हर देश में आजादी की लड़ाई हुई है। भारत में ही नहीं हुई है, अफ्रीका में भी आजादी की लड़ाई हुई है, अल्जीरिया में भी आजादी की लड़ाई हुई है, जिम्बाब्वे में भी आजादी की लड़ाई हुई है, रोडेशिया में आजादी की लड़ाई हुई है,
दुनिया के 50 देशों में पिछले 500 साल आजादी की लड़ाइयां हुई हैं, लेकिन सभी देशों की आजादी की लड़ाई में इतना बलिदान लोगों को नहीं देना पड़ा जो भारत में हुआ है। इसलिए मैं मानता हूं कि भारत की आजादी बहुत कीमती है, क्योंकि इस देश की आजादी को लाने में बलिदान बहुत हुए। आप पूछेंगे कितने बलिदान हुए हैं? भारत की आजादी के पिछले करीब करीब 150 वर्ष के इतिहास को बहुत लंबे समय से मैं जान रहा हूं, पढ़ रहा हूं, समझ रहा हूं, उसके दस्तावेज इकट्ठे कर रहा हूं, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहा हूं। अभी तक जो जानकारी मिली है, मैं बात को जो गंभीरता से कहना चाहता हूं वो ये कि अभी तक जो जानकारी मिली है, उस जानकारी के अनुसार इस देश की आजादी को लाने में 7,32,780 शहीदों की कुर्बानी हुई है, अभी तक मिली जानकारी के अनुसार। हो सकता है थोड़े दिन में कुछ और दस्तावेज मिल जाएं तो पता चला और भी कई लोगों की शहादत हुई हो। हमें तो जो अभी तक जानकारी मिली है वो 7,32,780 शहीद कुर्बान हो गए इस देश की आजादी के लिए। उनमें से भगत सिंह एक हैं, ऊधम सिंह एक हैं, अशफाक उल्लाह एक हैं, अजीमुल्लाह एक हैं, नाना साहब पेशवा एक हैं, तात्या टोपे एक हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक हैं, नाना फडणवीस एक हैं, वासुदेव बलवंत फड़के एक हैं। अगर आप इन शहीदों के नामों की सूची बनाएंगे तो इन नामों में 7,32,780 नाम है। हमारा सबका ये दुर्भाग्य है कि आजादी के लिए शहीद होने वाले जो हमारे क्रांतिवीर हैं, उनके सबके नाम भी हमें नहीं मालूम, भारत सरकार को भी नहीं मालूम है। बहुत दिन मैं भारत सरकार के साथ इस विषय पे बात करता रहा कि हमें हमारे शहीदों की एक सूची बनानी चाहिए, कम से कम पूरे भारत के लोगों को ये जानकारी देने के लिए, माहिती देने के लिए कि आजादी में कितने लोग शहीद हुए हैं। तो सरकार कहती है वो सूची पूरी नहीं है, अधूरी है। और अधूरी क्यों है? क्योंकि जो जो लोगों ने शहादत दी है उनके दस्तावेज पूरे अभी एकत्रित ही नहीं हो पाए हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग दस्तावेज मिलते हैं, फिर जानकारी अलग अलग मिलती है, तो पता चलता है कि इतने शहीद अब तक हमारी जानकारी में हैं जो इस देश के लिए कुर्बान हो गए, जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। हम भारत के बाहर के देशों की आजादी का इतिहास जब पढ़ते हैं तो जैसे अफ्रीका की आजादी का इतिहास मैंने पढ़ा तो पता चला कि कुछ हजार लोगों की कुर्बानी हुई और वो देश आजाद हो गया। जिम्बाब्वे का इतिहास पढ़ते हैं, रोडेशिया का इतिहास पढ़ते हैं, अल्जीरिया का इतिहास पढ़ते हैं, मिस्र का इतिहास पढ़ते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं। इन सभी देशों की आजादी की लड़ाई में कुछ हजार लोगों की कुर्बानियां हुई हैं, लेकिन भारत अकेला एक ऐसा देश है जहां की आजादी के लिए 7,32,780 लोगों की कुर्बानी हुई। और ये 7,32,780 वो शहीद हैं जिनको अंग्रेजों की सरकार ने फांसी के फंदे पे चढ़ाया या फांसी दे दी, जिनको सीधे जिनको फांसी दी गई। ये वो लोग हैं जिनको अंग्रेजों ने भारत की जेलों में फांसी दी और जिनको अंग्रेजों ने इंग्लैंड की जेल में फांसी दी। आप जानते हैं कुछ शहीदों को फांसी लंदन में हुई, इंग्लैंड में हुई। जैसे शहीद ऊधम सिंह, उनको लंदन में फांसी दी गई। मदन लाल धिंगरा, उनको लंदन में फांसी हुई। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को लाहौर में फांसी हुई, जो भारत का अंग था। तो कई शहीद ऐसे थे जिनको विदेशों में फांसी हुई, इंग्लैंड की जेलों में फांसी हुई, और कुछ शहीद ऐसे जिनको भारत की जेलों में फांसी हुई। दोनों मिलाकर 7,32,780 हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत लोग हैं जिनको अंग्रेजों की पुलिस ने गोलियां चलाकर मार दिया। अंग्रेजों की पुलिस के आमने सामने में शहीदों की कुर्बानी हुई। हम तो उनको भी शहीद मानते हैं क्योंकि वो किसी शहीद से कम नहीं है। अंग्रेजों की सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए, अंग्रेजों की सरकार का कानून विरोध करते हुए जिन भारतवासियों पर गोलियां चलाई गई और उसमें उनकी मृत्यु हुई, वो भी शहीद हैं इस देश में। वो कोई साधारण नागरिक नहीं है। और इसके अलावा अंग्रेजों की पुलिस का अत्याचार सहन करते हुए जो भारतवासियों की शहादत हुई, जैसे हमारे देश में कई शहीद ऐसे हैं जिनको अंग्रेजों की पुलिस ने लाठियों से पीट पीट कर मार दिया।
उनमें से एक का नाम तो आप सभी जानते हैं, लाला लाजपत राय। उनको तो सिर में इतनी लाठियां मारी गई थी कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था और उसमें उनकी मृत्यु हुई थी। लाला लाजपत राय को अंग्रेज सरकार भारत का शहीद नहीं मानती, वो पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए ऐसा अंग्रेज सरकार कहती है। लेकिन हम तो ये बात नहीं कह सकते लाला लाजपत राय के बारे में। हमारे लिए तो लाला जी भी वैसे ही शहीद हैं जैसे शहीद आजम भगत सिंह है। तो अंग्रेजों की पुलिस की लाठियां खाकर, अंग्रेजों की पुलिस की गोलियां खाकर जो भारत के क्रांतिवीर शहीद हुए हैं, और अंग्रेजों की सरकार ने जानबूझकर जिन भारतवासियों को मरने के लिए मजबूर कर दिया है, उनकी संख्या जब जोड़ने की कोशिश हमने की तो वो करोड़ों में है। मैं एक उदाहरण से मेरी बात समझाता हूं। भारत में जो क्रांतिवीर ने सबसे पहले अंग्रेजों की सरकार को हटाने की और अंग्रेजी शासन व्यवस्था को खत्म करने की कसम खाई थी, वो नाना साहब पेशवा थे। आप जानते हैं कि मूलतः पुणे के रहने वाले थे, लेकिन यहां से उनको हटा दिया गया। उनकी पूरी रियासत, उनका पूरा राज्य अंग्रेजों ने छीन लिया। बाजीराव पेशवा का सारा रियासत, पूरा राज्य अंग्रेजों ने छीन लिया। उनको यहां से उत्तर भारत में चले जाना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। उत्तर भारत में कानपुर के पास एक छोटा सा नगर है बिठूर, वहां पर उन्होंने रहना शुरू किया और बिठूर में बैठकर क्रांति की पूरी योजना बनाई नाना साहब पेशवा ने। तो उनके सहयोगी थे तात्या टोपे, उनकी सहयोगी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी सहयोगी थी रानी झलकारी बाई। ये सब ने मिलकर आजादी का पहला स्वप्न देखा और इस देश का पहला स्वाधीनता संग्राम लड़ा। इस स्वाधीनता संग्राम में लड़ने के बाद अंग्रेजों ने जो उनसे बदला लिया, उस बदले में उन्होंने क्या किया कि जो क्रांतिकारियों के शहर हुआ करते थे, जैसे नाना साहब पेशवा का शहर था बिठूर, ऐसे ही लखनऊ था दूसरे क्रांतिकारियों का शहर, बेगम हजरत महल और उनके सहयोगियों का। तो अंग्रेज सरकार क्या करती थी कि इन शहरों को चारों तरफ से बंद कर देती थी। अंग्रेजी में एक शब्द होता है कॉर्डन्ड ऑफ, माने सब तरफ से बंद कर दिया पूरा शहर। अब ना खाने की सामग्री उस शहर में जाएगी, ना शहर का कोई नागरिक वहां से बाहर आएगा। अभी जो कर्फ्यू जैसी स्थिति होती है, वैसी अंग्रेजों के जमाने में बहुत शहरों में हो जाया करती थी। चारों तरफ से शहर को सील कर दिया, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए। उस शहर में ना दूध जा सकता है, ना सब्जियां जा सकती है, ना भाजी जा सकता है, ना खाने पीने का सामान जा सकता है। और वो स्थिति में लोग भूख से मर जाते थे। उनकी अगर संख्या हम जोड़ना शुरू करें तो ये संख्या 4.5 करोड़ है। अंग्रेजों की सरकार के कठोर नीतियों के चलते, दुर्नीतियों के चलते जो लोग भूख से मरे, अंग्रेजों की सरकार ने तोप के मुंह से जिनका शरीर बांधकर गोले से उड़ा दिया। आपको मालूम है बहुत बार ऐसा होता था कि हमारे क्रांतिकारियों का शरीर तोप के मुंह से बांध दिया जाता था रस्सी से और उसमें गोला दागकर उड़ा दिया जाता था वो पूरे शरीर को। तो परखच्चे उड़ जाते थे, चिथड़े हो जाते थे शरीर के। तो जिन भारत के क्रांतिवीरों को, शहीदों को अंग्रेजों ने तोप के मुंह से गोला बांधकर उड़ाया, जिनको भूखे मरने के लिए मजबूर कर दिया, जिनको गोलियों से मारा, जिनको लाठियों से मारा, जिनको तड़पा तड़पा कर अंग्रेजों ने मारा, नाखून खींच दिए, सब खाल उतार लिया, ऐसे लोगों की संख्या जब हम जोड़ते हैं तो वो 4.50 करोड़ है। माने 4.5 करोड़ लोग इस देश की आजादी के लिए परोक्ष रूप में शहीद हुए हैं और 7,32,780 शहीद प्रत्यक्ष रूप से शहीद हुए हैं। दोनों को मिला दिया जाए तो ये बहुत बड़ी संख्या बनती है। दुनिया के किसी देश में इतना बड़ा आजादी का संग्राम नहीं हुआ है जो भारत में हुआ है। इसलिए मैंने आपको कहा आजादी बहुत कीमती है। जो भी मिली है हमें बहुत कीमत हमें पानी पड़ी है उसकी। आसानी से अंग्रेज इस देश को छोड़कर नहीं गए हैं, बहुत मुश्किल से हमने अपने देश को उनसे छुड़ाया। तो 4.50 करोड़ तो परोक्ष शहीद हैं, 7,32,780 प्रत्यक्ष शहीद हैं। दोनों मिलाकर इतनी बड़ी संख्या दुनिया के किसी देश में नहीं है जो आजादी के लिए शहीद होने वाले लोगों की हो। अपना देश बहुत मुश्किल से आजाद हुआ है, बहुत जानें हमने गंवाई हैं, बहुत कीमत हमने चुकाई है। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ये भारत का वो इतिहास है जो हर व्यक्ति को याद होना चाहिए, हर बच्चे को मालूम होना चाहिए, हर देश के नागरिक को पता होना चाहिए कि कितनी कीमती है ये आजादी। अब इससे भी बड़े महत्व की बात है जो मैं कहना चाहता हूं कि जिन शहीदों ने ये आजादी लाई हमारे लिए,
हमने तो कोई कुर्बानी नहीं दी है। कम से कम मैं अपनी बात कह सकता हूं, मेरी उम्र के बहुत सारे युवाओं की बात कर सकता हूं। हमने तो इस आजादी की लड़ाई में कोई हिस्सा लिया नहीं है, लेकिन हमारे से पूर्व की जो पीढ़ी है जिसने बहुत सारी तकलीफें सहन करके ये आजादी लाई है, उन शहीदों के, उन क्रांतिकारियों के कुछ सपने रहे और उन सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना बलिदान किया। सारे के सारे क्रांतिकारी जो इस देश की आजादी के लिए शहीद हुए, वो प्रत्यक्ष हुए या परोक्ष रूप से हुए, उन सबके सपने कुछ ना कुछ रहे हैं। ऐसे ही किसी ने अपनी जान नहीं दी है। पिछले कुछ वर्षों से मैं क्रांतिवीरों के जो सपने रहे आजादी के लिए, उनको इकट्ठा कर रहा हूं, दस्तावेज मिल रहे हैं। भारत में बहुत सारे अभिलेखागार हैं जिनको हम सब आर्काइव्स कहते हैं, नेशनल आर्काइव्स। वहां पर दस्तावेज रखे हुए हैं जो शहीदों के बारे में। उनमें से पता चल रहा है कि किस शहीद ने किस सपने के लिए अपने को कुर्बान किया। शहीद आजम भगत सिंह का कोई सपना था, चंद्रशेखर आजाद का कोई सपना था, अशफाक उल्लाह का कोई सपना था, ठाकुर रोशन सिंह का कोई सपना था, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का कोई सपना था, अजीमुल्लाह का कोई सपना था, बेगम हजरत महल का कोई सपना था, बहादुर शाह जफर का कोई सपना था। ये सारे क्रांतिवीर जो लड़े देश की आजादी के लिए, इनके कुछ न कुछ सपने रहे हैं। और उन सपनों को जब हम जानने की, समझने की कोशिश करते हैं तो अफसोस होता है बहुत ज्यादा कि किसी भी शहीद का, किसी भी क्रांतिवीर का एक भी सपना आजादी के बाद पूरा नहीं हुआ। हम आजाद हो गए 15 अगस्त 47 को, तो सबसे पहला काम जो था इस देश की सरकार के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए, वो ये था कि हमारे शहीदों के सपनों को हम पूरा करें। जिन्होंने आजादी ला के हमको दी है, उनका बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर है। हम हमारे शहीदों के जन्मदिन मनाते हैं, मृत्यु दिवस मनाते हैं। मृत्यु दिवस मनाते हैं तो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं तो खुशी अर्पित करते हैं। तो जिन शहीदों का जन्मदिन हम मनाते हैं, जिन शहीदों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनका अगर एक भी सपना पूरा नहीं होता आजादी के बाद, तो उनको श्रद्धांजलि देना एक पाखंड से बड़ा कुछ नहीं। उनका जन्मदिन मनाना एक तरह का अट्टहास करने जैसा है, हंसी उड़ाने जैसा है। क्योंकि जिस आदर्श के लिए, जिस परिस्थिति को बनाने के लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया, अगर वो आदर्श स्थापित नहीं होता, वो परिस्थिति नहीं बनती, तो उनका तो सारा बलिदान व्यर्थ है। मैं एक दो नाम लेके बताता हूं। शहीद आजम भगत सिंह को जब लाहौर जेल में फांसी हुई, उसके थोड़े दिन पहले उन्होंने एक पत्र लिखा, जिसको उन्होंने कहा कि ये मेरा घोषणा पत्र है और ये पूरे देश के लोगों को पता होना चाहिए। बात क्या थी? जब भगत सिंह को फांसी होने की घोषणा हो गई तो देश के अखबारों में एक चर्चा चल पड़ी। अंग्रेजी सरकार उस चर्चा में हिस्सेदार हो गई। अंग्रेजी सरकार कहती थी कि भगत सिंह आतंकवादी है, भारत के लोग कहते थे कि भगत सिंह क्रांतिकारी है। अब क्रांतिकारी और आतंकवादी की बहस शुरू हुई। तो अंग्रेजी अखबार जो उस समय छपा करते थे, आज भी उनमें से एक दो अखबार इस देश में चलते हैं, तो उन अंग्रेजी अखबारों में अंग्रेज सरकार के समर्थन में लिखा जाता था कि भगत सिंह और उनके जो सहयोगी हैं चंद्रशेखर, उनके जो सहयोगी रोशन सिंह, मनमथनाथ गुप्त, ये सब आतंकवादी हैं। तो भगत सिंह को एक घोषणा पत्र जारी करना पड़ा और उनको ये बताना पड़ा कि हम आतंकवादी नहीं हैं। हमने बहुत सोच समझकर, जानबूझकर ये क्रांतिकारी कदम उठाया है और हमारे कोई सपने हैं जिनके लिए हम अपने को बलिदान कर रहे हैं। हम ऐसे ही साधारण लोग नहीं है, आतंकवादी नहीं। उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें उन्होंने लिखा कि हम क्या चाहते हैं। उन्होंने लिखा कि हम चाहते हैं कि भारत से अंग्रेजों की सरकार चली जाए, अंग्रेजों की शासन व्यवस्था समाप्त हो जाए और उसके बाद भारत में जो व्यवस्था बने वो स्वदेशी व्यवस्था हो, पूर्ण रूप से स्वराज्य वाली व्यवस्था हो। तो उन्होंने जब घोषणा पत्र लिखा तो बहुत स्पष्ट कहा उन्होंने कि अंग्रेजों के जाने के तत्काल बाद इस देश में अंग्रेजों की शासन व्यवस्था चली जानी चाहिए। अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में से अंग्रेजों के बनाए हुए कानून समाप्त हो जाने चाहिए। अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में से अंग्रेजों के बनाए गए सब नियम बदल जाने चाहिए। अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में से अंग्रेजी चली जानी चाहिए।
अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में से अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए। एक लंबा घोषणा पत्र है जिसमें 29 बातें उन्होंने लिखी और उस घोषणा पत्र पर शहीद आजम भगत सिंह ने सबसे पहले हस्ताक्षर किया। बाद में जब घोषणा पत्र जेल के बाहर आया तो उनके दूसरे सहयोगियों के हस्ताक्षर उस पर हुए। उस पर चंद्रशेखर आजाद के हस्ताक्षर हैं, उस पर ठाकुर रोशन सिंह के हस्ताक्षर हैं, उस पर रामप्रसाद बिस्मिल के हस्ताक्षर हैं। ऐसे उस जमाने के 7 बड़े क्रांतिकारियों के हस्ताक्षर से वो घोषणा पत्र जारी हुआ। सारे देश के अखबारों में वो छपा। तब भारत के लोगों को ये पता चला कि ये सारे क्रांतिकारी किसी सपने के लिए अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं, शहादत को अपने ऊपर ओढ़ रहे हैं। और वो सपना क्या है? अंग्रेज चले जाएं, ये बड़ी बात नहीं है। भगत सिंह ने तो 1928 में ये बात कही थी, आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर। सन 1928 में एक अखबार का संपादक भगत सिंह जी को मिलने गया लाहौर के सेंट्रल जेल में, तो उन्होंने कहा कि आजादी तो आने ही वाली है। वो संपादक हैरान हो गया, आपको कैसे मालूम? उन्होंने कहा मुझे मालूम है आजादी आने वाली है। तो संपादक ने पूछ लिया कितने दिन में? तो उन्होंने कहा 15-16 साल में आजादी तो आ ही जाएगी। अंग्रेजों को तो जाना ही पड़ेगा, वो तो यहां नहीं रह पाएंगे और हम तो उनसे किसी भी तरह से आजादी ले लेंगे, लड़कर ले लेंगे, भिड़कर ले लेंगे, जैसे भी चाहें हम तो आजादी ले ही लेंगे। वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आजादी आने के बाद अंग्रेज तो चले जाएंगे, अंग्रेजियत जाएगी क्या? ये सवाल उन्होंने किया था। तो संपादक को समझ में नहीं आया अंग्रेजियत का माने क्या। तो भगत सिंह ने कहा कि अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेजों की कानून व्यवस्था, अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था, अंग्रेजों की प्रशासन व्यवस्था, ये सब मिलाकर अंग्रेजियत ये चली जाए इस देश में से, तब हमारा स्वप्न पूरा होगा। और इस बात को कहने वाले उस जमाने के 7 बड़े क्रांतिकारी थे जिनके हस्ताक्षर से ये जारी हुआ। ये सारे क्रांतिकारी थे जो हिंसा को अपनी आजादी का रास्ता मानते थे और वो बोलते थे कि अंग्रेजों से हिंसा करके ही हम आजादी ले सकते हैं। कुछ ऐसे भी क्रांतिकारी इस देश में हुए जो अहिंसा को आजादी का रास्ता मान के काम करते थे। उनमें महात्मा गांधी एक थे, फिरोज शाह मेहता एक थे, गोपाल कृष्ण गोखले एक थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक थे। ऐसे क्रांतिकारी जो अहिंसा को रास्ता मान के चलते थे, ऐसे क्रांतिकारी जो हिंसा को रास्ता मानकर चलते थे। दोनों के समय के अलग अलग समय के घोषणा पत्रों को मैंने पढ़ा है, वो एक ही हैं, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। महात्मा गांधी ने एक घोषणा पत्र जारी किया संपूर्ण स्वराज्य के लिए और महात्मा गांधी के सहयोगियों ने उस पर हस्ताक्षर किए। लाहौर में वो जारी हुआ 1930 में। तो उस घोषणा पत्र में भी यही लिखा हुआ है कि हमको संपूर्ण आजादी चाहिए, संपूर्ण स्वराज्य चाहिए। और उसको स्पष्ट किया गया है वो ये कि अंग्रेज तो चले ही जाएंगे, उनके जाने का हमें कोई मन में संशय नहीं है। अंग्रेजों के जाने के बाद उनकी जो व्यवस्था है वो इस देश में नहीं रहनी चाहिए। गांधी जी भी वही बात कहते हैं, अंग्रेजियत जानी चाहिए, अंग्रेजों की व्यवस्था, अंग्रेजों के कानून, अंग्रेजों की शिक्षा, अंग्रेजों की भाषा। गांधी जी तो इतने ज्यादा उग्र थे, वो कहते थे कि एक दिन के लिए मुझे भारत में अंग्रेजों के जाने के बाद राज्य चलाने का मौका मिले, सिर्फ एक दिन के लिए, तो सबसे पहले मैं 2 ही काम करूंगा। एक तो अंग्रेजों के बनाए हुए सारे कानून जला दूंगा और अंग्रेजों की जो भाषा है अंग्रेजी, इसको एक दिन में पूरे देश में से खत्म कर दूंगा। अब हम ध्यान से देखें तो मैं ये मानता हूं वो ये कि भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, रामप्रसाद बिस्मिल हो, ठाकुर रोशन सिंह हो, अशफाक उल्लाह हो, ये क्रांतिकारी हिंसा को रास्ता मान के काम करने वाले, महात्मा गांधी हो, मदन मोहन मालवीय हो या सरदार पटेल हो या उनके सहयोगी हो, फिरोज शाह मेहता वगैरह, ये अहिंसा को रास्ता मानकर चलने वाले, दोनों ही क्रांतिकारी कैंची की तरह से काम करते थे। कैंची होती है ना, सीजर जिसको हम कहते हैं, उसमें एक फलक मान लो हिंसा वाला, दूसरा अहिंसा वाला, काम दोनों मिलकर अंग्रेजों की जड़ काटने का ही कर रहे थे। रास्ते अलग अलग थे, मान्यताएं अलग अलग थी, उद्देश्य दोनों का एक ही था। तो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि जब हिंसा को आधार बनाकर क्रांति करने वाले, अहिंसा को आधार बनाकर क्रांति करने वाले सबके सपने एक ही थे, तो आजादी मिलने के तत्काल बाद भारत सरकार को यह करना चाहिए था
कि क्रांतिकारियों के सपनों को पूरा करने के लिए इस देश में काम होना, लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में कोई काम नहीं हुआ। मुझे तो इतना अफसोस है इस देश के बारे में, आजादी मिलने के बाद का देश हमारा कैसा है। हमारे देश में जिन लोगों ने शहादत दी, जिन लोगों ने बलिदान किया, जिन लोगों ने कुर्बानी दी, ऐसे लोग इस देश की सरकार की सूची में कहीं नहीं है। और जिन लोगों ने देश से गद्दारी की, अंग्रेजों से वफादारी की, अंग्रेजों से दोस्ती की, अंग्रेजों का सहयोग किया, वो इस देश की शासन व्यवस्था में सबसे ऊंचे पदों पर बैठे हुए। मैं आपको बहुत अफसोस की बात कहना चाहता हूं, जो मेरे दिल का दर्द है। एक दिन मैं कानपुर रेलवे स्टेशन पर उतरा था, एक व्याख्यान देने के लिए गया था। कानपुर आप जानते हैं कि एक जमाने में क्रांतिकारियों का घर था। नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये सब कानपुर में इकट्ठे होकर आजादी की योजनाएं बनाया करते थे। बहुत ऐतिहासिक शहर है। तो वहां एक बार मैं व्याख्यान देने के लिए रेलवे स्टेशन पे उतरा, तो रेलवे स्टेशन के बाहर निकला तो वहां चाय की कुछ दुकानें हैं। आप कभी जाएंगे तो आपको भी दिखाई देंगी। तो एक चाय की दुकान के सामने से मैं गुजर रहा था, मेरा अचानक से मोबाइल फोन बज गया। मैंने रुक के उस मोबाइल फोन को सुनना शुरू किया। तो एक कान से मैं मोबाइल फोन सुन रहा था, दूसरे कान से एक चाय की दुकान पर एक मां और एक उसकी बेटी आपस में बातें कर रहे थे। दोनों बातें मुझे सुनाई दे रही थी, फोन भी सुनाई दे रहा था, उनकी बातें सुनाई दे रही थी। तो मां और बेटी आपस में बात कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद मेरा फोन बंद हो गया और मैंने ध्यान से उनकी बात सुनी तो उनकी बात का एक ही विषय था। बेटी अपनी मां से पूछ रही थी, हम इतने गरीब क्यों हैं? तो उसकी मां समझा रही थी कि हम गरीब इसलिए हैं कि भगवान ने हमको ऐसा बनाया। तो मुझे थोड़ा सा क्रोध आ गया। मैंने उनकी बातों में हस्तक्षेप किया और मैंने कहा कि भगवान ने आपको गरीब नहीं बनाया, हमारे देश की शासन व्यवस्था ने आपको गरीब बनाया, सरकार ने गरीब बनाया। अगर भगवान ने आपको गरीब बनाना होता तो भारत में आपको जन्म क्यों देता? पाकिस्तान में पैदा कर देता, बांग्लादेश में पैदा कर देता, अफ्रीका में पैदा कर देता, इंडोनेशिया मलेशिया में पैदा कर देता। आपको भारत में जन्म क्यों दिया उस भगवान ने? जो स्वर्ण भूमि है, जो पुण्य भूमि है, जो शहीदों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है, जो हजारों साल तक सारी दुनिया का केंद्र रही है, ऐसे देश में आपको जन्म मिला है। तो ये तो आप भूल जाइए कि भगवान ने आपको गरीब बनाया। इस देश की सरकार की नीतियां हैं जिन्होंने आपको गरीब बनाया। तो ऐसी बात जब मेरी उनकी शुरू हुई तो मैंने उनका परिचय पूछ लिया, आप कौन हैं, कहां के रहने वाले हैं, ये चाय की दुकान कब से चलाते हैं, वगैरह वगैरह। जब उन्होंने परिचय दिया तो मेरे पैर के नीचे की जमीन हट गई। मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं बहुत नीचे गिर गया हूं। वो मां ने, उस बेटी ने परिचय दिया कि हम तात्या टोपे के वंशज हैं और हमारी गरीबी ने हमको चाय बेचने के लिए मजबूर किया है। उस दिन मैंने अपने आप से ये पूछना शुरू किया कि तात्या टोपे के वंशज अगर इस देश में चाय बेच रहे हैं, कौन सी आजादी की बात हम कर रहे हैं? और उससे ज्यादा क्रोध मेरे मन में इस बात का है कि तात्या टोपे जिन्होंने पूरी जवानी इस देश के लिए अपनी लगाई, आप जानते हैं सबसे देर में पकड़े गए तात्या टोपे। 1857 का जो क्रांति का संग्राम हुआ, नाना साहब पेशवा के कंधे से कंधा मिलाकर जिन्होंने काम किया, नाना साहब पेशवा को, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, झलकारी बाई को, सारे उनके सहयोगियों को शहादत हो गई। सबसे अंत में तात्या टोपे पकड़े गए थे। इतने कुशलता के साथ उन्होंने आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया था और उनके परिवार के लोग चाय बेचे इस देश में अपना जीवन चलाने के लिए। और इसी देश में ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं, आप जानते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों की सरकार के साथ सहयोग किया था देश को गुलाम बनाने में, जिन्होंने अंग्रेजों की सरकार को सहयोग दिया था इस देश के क्रांतिकारियों को मरवाने में। वो लोग इस देश में मुख्यमंत्री बनकर राज करें, उनके परिवारों के लोग केंद्रीय मंत्री बनकर इस देश में राज करें। आप जानते हैं एक इस देश में सिंधिया परिवार है जिसने अंग्रेजों की कितनी मदद की है, अंग्रेजों से कितनी वफादारी उन्होंने निभाई है। 1857 की लड़ाई में एक तरफ क्रांतिकारी लड़ रहे थे, दूसरी तरफ सिंधिया परिवार की फौज अंग्रेजों के साथ क्रांतिकारियों के खिलाफ लड़ रही थी। उस सिंधिया परिवार के बड़े बड़े लोग देश में मुख्यमंत्री बने।
प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री बने, और तात्या टोपे के परिवार के लोग चाय बेचें इस देश में। सिंधिया परिवार की तरह इस देश में एक और परिवार है, पटियाला राजघराना जिसको कहा जाता है, जिन्होंने अपनी पूरी फौज, पूरी सेना अंग्रेजों को दान में दे दी। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं अंग्रेजों को दी थी उस 1857 की क्रांति के खिलाफ काम करने के लिए। उस पटियाला परिवार के लोग मुख्यमंत्री बने पंजाब के, और तात्या टोपे के परिवार के लोग चाय बेचें इस देश में आजादी के 63 साल के बाद। अगर यही है तो कैसे कहें देश आजाद हो गया। 15 अगस्त मनाना, तिरंगा झंडा फहराना, जनगणमन गाना, ये आजादी का नाम नहीं है। आजादी इससे गहरी कोई चीज है। होना तो ये चाहिए था इस देश में आजादी के बाद कि जिन्होंने अंग्रेजों से वफादारी की, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ दोस्ती निभाई, जिन्होंने अंग्रेजी सरकारों को मदद की, उन सबको इस देश में आजादी के बाद या तो फांसी होनी चाहिए थी, या गोली से उड़ा देना चाहिए था, या बम लगाकर तोप से उनका शरीर खत्म कर देना चाहिए था। वो लोग सत्ता व्यवस्था में बैठे हैं, हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। उस समय अंग्रेजों के साथ दोस्ती करके शासन करते थे, अब काले अंग्रेजों के साथ दोस्ती करके शासन कर रहे हैं, लेकिन हमको तो मुंह चिढ़ा ही रहे हैं। और जिन्होंने देश की आजादी के लिए सब कुछ अपना दे दिया, तन मन धन परिवार सब कुछ कुर्बान कर दिया, उनके सहयोगी, उनके परिवारीजन चाय बेच रहे हैं, कहीं कोई छोटा मोटा नौकरी कर रहे हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, तो लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अधूरापन है इस देश की आजादी में। और ये अधूरापन पूरा करना ही होगा। आज नहीं तो कल शहीदों के सपनों को सम्मान देना ही होगा। आज नहीं तो कल शहीदों के परिवारी जनों को सम्मान देना होगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो शहीदों की शहादत बेकार जाएगी, उसकी सार्थकता खत्म हो जाएगी। आने वाली पीढ़ी कैसे अपने आप को कुर्बान करेगी देश के लिए? अगर ये कहानी मैं देश के बच्चों को सुनाऊं कि तात्या टोपे ने देश की आजादी के लिए अपना तन मन धन वतन सब कुछ वार कर दिया, और आज उनके परिवार के लोगों को चाय बेचकर जिंदगी बितानी पड़ रही है, तो नौजवान पीढ़ी के मन में क्या दृश्य बनेगा? कौन सा उनके दिमाग में सपना पैदा होगा? किस ताकत से वो ये कह पाएंगे कि हमारे शहीदों ने जो किया वो ठीक किया? इसलिए मैं मानता हूं कि आजादी आ तो गई है, लेकिन आजादी के बाद की व्यवस्था वैसी नहीं है जो आजादी के लिए सपना देखने वाले शहीदों ने सोची थी। इससे भी ज्यादा खराब बातें हैं मुझे जो आपको कहनी नहीं चाहिए कि इस देश में एक नहीं ऐसे सैकड़ों शहीदों के परिवार हैं जिनके लिए खाने को पैसे नहीं। थोड़े दिन पहले शहीद आजम भगत सिंह के परिवार के लोगों को, शहीद आजम भगत सिंह का एक बहुत बड़ा संदूक था जो उनके दस्तावेजों से भरा हुआ था, वो सहारनपुर से लेकर और उनके अपने जलंधर जिले में लेके जाना था। उस ट्रंक को भेजने के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। इतनी गरीबी में भगत सिंह के परिवारी जन लोग रह रहे हैं इस देश में। ठाकुर रोशन सिंह के परिवार के लोग, चंद्रशेखर आजाद के परिवार के लोग अभी भी मध्य प्रदेश में बड़ी जलालत और गरीबी की जिंदगी जी रहे। एक भी शहीदों के परिवार में से ऐसा नहीं मिला मुझे, मैंने तो पिछले 10-12 वर्षों में कुछ 50 से ज्यादा शहीदों के परिवारों में जाकर स्थिति को समझने की कोशिश की है। एक भी परिवार ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो कि हां, आजादी के बाद हम कोई सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं, कोई सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। और ये तो वो 50 परिवार हैं जिनको मैंने खोज लिया इस देश में से, पता नहीं ऐसे कितने हजार परिवार, कितने लाख परिवार। इसलिए हम मानते हैं भारत स्वाभिमान की तरफ से कि ये आजादी अधूरी है, और ये आजादी पूरी तब होगी जब शहीदों के सपनों का सम्मान होगा, शहीदों के परिवारियों का सम्मान होगा, उनको इस देश में वो स्थान मिलेगा जो इस देश में आज सत्ता चलाने वालों को मिला हुआ है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने जीवन में से कुछ नहीं गंवाया, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कभी कोई भाग नहीं लिया, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने खून की एक बूंद भी कभी दान नहीं की, उन लोगों के हाथ में पूरे देश की शासन व्यवस्था हो, और जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ गंवाया, वो तिल तिल भूखे मरे, चाय बेचनी पड़े, पकौड़ियां बेचनी पड़े उनको, ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक है, बहुत अफसोस है। इस व्यवस्था को ठीक करना है। इसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए भारत स्वाभिमान का जन्म हुआ है, वरना इस अभियान की कोई जरूरत नहीं थी।
63 साल हमने देखा कि कोई सरकार ये काम नहीं कर रही है। 63 साल में इस देश में 20 सरकार आई और चली गई, अलग अलग पार्टियों की सरकारें आई और चली गई। किसी को ध्यान में नहीं आया कि तांत्या टोपे के परिवार के लोग चाय बेचें। किसी का दिल नहीं धड़का, किसी के पेट का पानी नहीं हिला इस देश में। सालों साल से वो कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान लगाते। इसका मतलब है कि हमारी शासन व्यवस्था में संवेदनहीनता आ गई है, पूरी तरह से संवेदन शून्य हो गया है। चोर उचक्के, लुच्चे, लफंगे, बदमाश, लंपट किस्म के लोग शासन व्यवस्था में आए। जिन्होंने अपराध किए हैं वो इस देश के मंत्री बन जाएं, जिनको जेलों में होना चाहिए वो संसद में जाकर बैठ जाएं, जिनको जेलों में होना चाहिए वो विधानसभाओं में जाकर बैठें, जिन्होंने जिंदगी भर कानून तोड़ने का काम किया है वो कानून बनाए इस देश में। ऐसी आजादी हमें नहीं चाहिए। इस आजादी की व्यवस्था को तो बदलना ही चाहिए और इसी बदलाव के लिए भारत स्वाभिमान का अभियान शुरू हुआ। मैं और एक बहुत गहरी बात आपसे कहना चाहता हूं। थोड़ी देर पहले मैंने नाम लिया लाला लाजपत राय का, जिनकी मृत्यु हुई थी अंग्रेजी पुलिस के सिर पर लाठियां और डंडे खाने से। आपको मालूम है एक जमाना था जब अंग्रेजों की सरकार चला करती थी तो उन्होंने एक कानून बनाया था, उसका नाम था रॉलेट एक्ट। थोड़ा भी इतिहास आपने पढ़ा होगा तो आपको ये कानून का नाम याद आ जाएगा, रॉलेट एक्ट। ये कानून को अंग्रेज लागू करना चाहते थे इस देश में। कानून क्या था? किसी भी भारतवासी को कोई भी अंग्रेज पुलिस का अधिकारी घर में जाए, गिरफ्तार करके जेल में डाल दे, उसके ऊपर मुकदमा ना चलाए, फिर भी वो व्यक्ति सालों साल जेल में बंद रहे, ऐसा कानून था रॉलेट एक्ट। किसी भी भारतवासी को कोई अंग्रेजों का पुलिस का अधिकारी रात के 2 बजे, रात के 3 बजे सोते से उठाकर लाए, थाने में बंद कर दे और उसको ये ना बताए कि तुम्हारा अपराध क्या है और उसको ये ना बताए कि तुमको किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है, फिर भी उस व्यक्ति को बंद रहना पड़े महीनों महीनों, सालों सालों, ये कानून था रॉलेट एक्ट। अंग्रेजों की सरकार इस कानून को लागू करना चाहती थी। भारत के जो क्रांतिकारी लोग थे वो इस कानून का विरोध कर रहे थे। तो इस कानून का विरोध करने के लिए लाहौर में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी, जैसे हम आजकल निकालते हैं सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए। उस रैली का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय और शांतिपूर्ण रैली थी। उस रैली के ऊपर एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने लाठियां चलाई थी और इतनी लाठियां चलाई थी कि लाला जी की रैली से हॉस्पिटल ले जाते हुए मृत्यु हुई थी। लाला जी के सिर में लाठियां मारी गई थी, एक नहीं 14 लाठियां मारी गई थी। आपको मालूम है कि लाठी मारने का भी एक नियम है पुलिस का, और वो नियम ये है कि कमर से नीचे के भाग में ही लाठी मारी जा सकती है, उससे ऊपर लाठी मारी नहीं जा सकती। नियम है ये, पुलिस का नियम। लेकिन अंग्रेजी अधिकारी सैंडर्स ने उस नियम का उल्लंघन किया, लाला जी के सिर में लाठियां मारी, खून निकला, हॉस्पिटल ले गए, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद भारत के क्रांतिवीर भगत सिंह ने अंग्रेजी अधिकारी सैंडर्स के खिलाफ एक मुकदमा दायर करने का प्रयास किया और मुकदमे का आधार यही था, कानून ये कहता है कि लाठियां कमर के नीचे मारी जानी चाहिए थी, लेकिन शहीद आजम भगत सिंह का कहना था कि सिर पे मारी गई, उससे उनकी मृत्यु हुई। तो भगत सिंह का यह कहना था कि सैंडर्स को सजा मिलनी चाहिए। उसके लिए पहले उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन आसानी से एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो फिर ये सब क्रांतिकारियों ने मिलकर मुकदमा करने के लिए ऊपर के अधिकारियों से बात की। तो ऊपर के अधिकारियों से जब वार्तालाप हुआ इनका, मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ, सिर्फ वार्तालाप हुआ, तो इनको पता चला कि अंग्रेजों की सरकार ने एक कानून बनाया हुआ है, उसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। ये कानून बनाया था 1860 में और लाला जी को लाठी मारने की घटना हुई 1927 में। तो 1860 से भारत में कानून लागू था, इंडियन पुलिस एक्ट। उस कानून में हर अंग्रेज अधिकारी को राइट टू ऑफेंस और किसी भी भारतीय व्यक्ति को राइट टू डिफेंस नहीं। इसका मतलब क्या? कोई भी अंग्रेज अधिकारी चाहे तो लाठियों से किसी भी भारतवासी को पीट सकता है, कोई भी भारतवासी अपनी जान बचाने के लिए लाठी को पकड़ नहीं सकता। कानून ये थे। राइट टू ऑफेंस माने अंग्रेज अधिकारी चाहे तो लाठियों से मार मार के आपको घायल कर दे, अधमरा कर दे, ये उसका अधिकार है, ये उसका कर्तव्य है, ये उसकी ड्यूटी है।
लेकिन कोई भारतवासी उस लाठियों की मार से बचने के लिए लाठी पकड़ ले तो ये कानून के विरुद्ध है, और मुकदमा जो चलेगा वो भारतवासी पर चलेगा, क्योंकि उसने पुलिस को ड्यूटी करने से रोका। और पुलिस की ड्यूटी है कि वो लाठियों से आपको पीटे, ये उसका कर्तव्य है, तो आपने उसको रोक दिया, इसलिए मुकदमा आपके खिलाफ चलेगा। तो जब ये मामला आया और इंडियन पुलिस एक्ट की व्याख्या हुई तो शहीद आजम भगत सिंह को उत्तर मिला अंग्रेज सरकार की तरफ से कि सैंडर्स के खिलाफ कोई केस नहीं बनता, क्योंकि सैंडर्स का कर्तव्य था, अधिकार था, उसने लाला जी को मारा। अब मृत्यु हो गई तो हम अफसोस व्यक्त कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लिहाजा सैंडर्स के ऊपर मुकदमा नहीं चला, न्याय इनको नहीं मिला। तब भगत सिंह को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था में अगर हमको न्याय नहीं मिलता तो हम कानून को अपने हाथ में लेंगे। और उस दिन भगत सिंह ने पिस्तौल उठाई और कसम खाई कि सैंडर्स को मैं मारूंगा। और उसके लिए उन्होंने योजना बनाई, और उस योजना में उनके सहयोगी शामिल हुए, चंद्रशेखर आजाद उनके साथ शामिल हुए, उनके दूसरे सहयोगी शामिल हुए, और एक दिन उस योजना को उन्होंने पूरा किया। सैंडर्स को उन्होंने गोली मारी, भगत सिंह ने गोली मारी। एक गोली में सैंडर्स मर गया था, 2 और मारी। जब भगत सिंह को किसी ने पूछा कि वो तो एक ही गोली में मर गया था, 2 और आपने क्यों मारी, तो भगत सिंह को गुस्सा इतना था, उन्होंने कहा रिवॉल्वर में 3 ही गोलियां थी, अगर 3 और होती तो मैं 6 मारता उसको। क्यों? गुस्सा था उसके खिलाफ। और गुस्सा किस बात का था? सैंडर्स को इंडियन पुलिस एक्ट के आधार पर राइट टू ऑफेंस मिला हुआ था और किसी भी भारतीय व्यक्ति को राइट टू डिफेंस नहीं था। अब इस अपराध की सजा क्या हुई? भगत सिंह की गिरफ्तारी हुई और उनको फांसी की सजा हुई। आपको मालूम है उनको फांसी की सजा इसी अपराध में हुई थी। उन्होंने एक बार भारत की संसद में, जिसको उस जमाने में असेंबली कहा जाता था, भी फेंका था, लेकिन उस बम से कोई घायल नहीं हुआ था, कोई मरा नहीं था। उस बम में ऐसा कोई गोला बारूद नहीं था, इसलिए हानि किसी की नहीं हुई थी। उसमें तो उनकी गिरफ्तारी हुई थी और कुछ साल की सजा देने का ऐलान था, लेकिन चूंकि सैंडर्स को उन्होंने गोली से मारा, उस अपराध में उनको फांसी हुई थी। तो भगत सिंह जी को फांसी के पहले पूछा गया बार बार कि आपको क्या कहना है, क्या कहना है, तो वो एक ही बात बार बार कहते थे। जो भी कोई मिलने गया उनसे, विजिटर बुक में लिखा है, लाहौर की जेल में जो जो लोग भगत सिंह जी को मिलने गए, छोटे से लेकर बड़े तक, भगत सिंह सबको एक बात कहते थे कि मैं तो शहीद हो जाऊंगा, मुझे तो फांसी हो जाएगी, लेकिन आप सब भारतवासी मिलकर ये अंग्रेजों का कानून जिसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट, इसको सबसे पहले खत्म कराना। जिस दिन अंग्रेज भारत से जाएं उस दिन इंडियन पुलिस एक्ट को जला देना। ये आजाद भारत के लिए कानून नहीं होना चाहिए, ये उनके दिल का दर्द था। अब मैं आपसे विनम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं, वो ये कि शहीद आजम भगत सिंह के दिल का जो दर्द था कि इंडियन पुलिस एक्ट 1860 वाला कानून बदल जाना चाहिए अंग्रेजों के जाने के बाद, लाला लाजपत राय को जिस अंग्रेजी कानून के तहत लाठियां मारी गई, पुलिस ने उनको पीटा और उनकी मृत्यु हुई, वो कानून आजादी मिलने के 63 साल के बाद भी इस देश में चल रहा है, वैसे ही चल रहा है जैसे अंग्रेजों के जमाने में चलता था। अभी भी पुलिस अधिकारियों को राइट टू ऑफेंस है और किसी भी भारतवासी को राइट टू डिफेंस नहीं है। अभी भी पुलिस अंग्रेजों की तरह से ही व्यवहार करती है। जैसे अंग्रेजों की पुलिस भारतवासियों पर लाठी चार्ज करती थी, वैसे ही आजाद भारत की पुलिस भी भारतवासियों पर लाठी चार्ज करती है। जैसे अंग्रेजों की पुलिस गोलियां चलाती थी, वैसे ही भारत की पुलिस गोलियां चलाती है। पुलिस की गोलियों में लोग मारे जाते हैं, लाठी चार्ज में लोग घायल हो जाते हैं। कानून वही चल रहा है जो 1860 में बना था। बस अंतर इतना ही है कि पुलिस को लाठी चार्ज करने का आदेश देने वाले पहले गोरे अंग्रेज थे, अब पुलिस को लाठी चार्ज का आदेश देने वाले काले अंग्रेज हो गए हैं। व्यवस्था वही है, कानून वही है, नीतियां वही है। इसलिए हम भारत स्वाभिमान वाले ये मानते हैं, आजादी है कहां? आजादी तो अंग्रेजों के जमाने में पुलिस को थी, आपको मारने की, पीटने की। वो आजादी आज 63 साल के बाद भी पुलिस को है, आपको मारने की और पीटने की। इस देश में कई बार ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जो हम गवार नहीं कर पाते।
थोड़े दिन पहले मैंने टेलीविजन चैनल पर एक खबर देखी, शायद आपने भी देखी हो। दिल्ली में भारत देश के अंधे लोगों ने मिलकर एक प्रदर्शन किया था, थोड़े दिन पहले की घटना है। एक संगठन है हमारे देश में, उसका नाम है नेशनल ब्लाइंड्स एसोसिएशन, राष्ट्रीय अंध लोगों का संगठन। उनको आंखों से दिखाई नहीं देता। उन्होंने अपनी कुछ मांग भारत सरकार के सामने रखने के लिए प्रदर्शन किया था, और मांग बहुत साधारण सी थी कि अंधे लोग अकेले कहीं यात्रा नहीं कर सकते, उनके साथ किसी न किसी एक व्यक्ति को साथ में रहना पड़ता है। तो उनकी ये मांग थी कि उनके साथ जो भी व्यक्ति यात्रा करे उसको टिकट ना लेनी पड़े, क्योंकि वो व्यक्ति अपने लिए यात्रा नहीं कर रहा है, उस अंधे व्यक्ति को सहारा देने के लिए यात्रा कर रहा है। इतनी सी मांग उन्होंने रखी थी सरकार के सामने, और इसके लिए दिल्ली में एक स्थान है जंतर मंतर, वहां पर उन्होंने एक प्रदर्शन आयोजित किया था। मैंने उस दिन समाचार में देखा मेरी आंखों से, पुलिस ने उन अंधे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया था, जो भाग नहीं सकते अपने को बचाने के लिए, जिनको कुछ दिखाई नहीं देता। और मैं देख रहा था पुलिस लाठियों से मार रही थी, और वो हाथों से एक दूसरे को टटोल टटोल कर उन लाठियों से बचने की कोशिश कर रहे थे। 17 लोग उसमें घायल हुए थे, खून उनको निकल रहा था, लेकिन पुलिस पूरी बर्बरता से उनको पीट रही थी। उस दिन मैं अपने आप से पूछ रहा था, भारत आजाद है, हम स्वतंत्र हैं, हमारे देश में स्वराज्य आ गया है क्या? लाला लाजपत राय को जिस बेदर्दी से पुलिस पीटती थी, आज भी देश के लोगों को उसी बेदर्दी से पीटती। कानून अगर नहीं बदला, व्यवस्था अगर नहीं बदली, तो आजादी का कोई अर्थ नहीं। एक और उदाहरण देता हूं। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिनको पोलियो हुआ है और उनके पांव काम नहीं करते। वो बाइसिकल पर, ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपनी जिंदगी चलाते हैं। तो ऐसे कुछ हजार लोगों ने एक बार दिल्ली में अपनी मांग के लिए कुछ जानकारी देने के लिए प्रदर्शन किया था। पुलिस ने उन पे भी लाठी चलाई थी, 24 लोग घायल हुए थे उसमें। अभी थोड़े दिन पहले की घटना है, राजस्थान में सरकार एक चला करती थी जो अब चली गई, अब भूतपूर्व हो गई वो सरकार। उस सरकार ने राजस्थान में एक नियम बना दिया, नीति बना दी, हर गांव में शराब की दुकान होनी ही चाहिए। ये नीति जिस सरकार ने बनाई वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वदेशी की बात, राष्ट्रवाद की बात, संस्कृति की बात, सभ्यता की बात करने वाले लोगों ने नीति बनाई राजस्थान में, हर गांव में शराब की दुकान होनी ही चाहिए। क्यों? मुख्यमंत्री का आदेश है, हर गांव में शराब बिकनी चाहिए। तो किसानों ने इसका विरोध किया था, और किसानों ने यह कहा कि हमको शराब नहीं चाहिए, पीने का पानी चाहिए, क्योंकि राजस्थान में पानी की बहुत ज्यादा कटोकटी है, कमी। उन्होंने कहा हमारे खेत को पानी चाहिए, हमको पीने का पानी चाहिए, हमको शराब नहीं चाहिए। तो इसके लिए किसानों ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन के ऊपर राजस्थान की मुख्यमंत्री का आदेश हुआ, पुलिस ने गोलियां चलाई, 21 किसान मारे गए उसमें। उनका अपराध क्या था? किसानों ने सिर्फ ये कहा था कि हमें शराब नहीं चाहिए, हमें पीने का पानी चाहिए। पुलिस ने उस दिन बर्बरता दिखाई अपनी। उस दिन भी मैंने अपने आप से पूछा, देश आजाद हो गया है क्या? हम स्वतंत्र हो गए हैं क्या? और एक घटना सुनाता हूं, ये तो बीजेपी की सरकार की बात कह रहा हूं। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। वहां एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है नंदीग्राम। उस नंदीग्राम के किसानों ने अपनी जमीन बचाने के लिए एक आंदोलन किया था। सरकार उनकी जबरदस्ती जमीन छीन रही थी। किसानों का कहना था ये जमीन हम नहीं बेचेंगे क्योंकि इस पर हम खेती करना चाहते हैं। सरकार ने जबरदस्ती करके जमीन छीनी, किसानों ने विरोध किया, पुलिस ने उन किसानों पर गोलियां चलाई और 20 किसान उसमें मार डाले उन्होंने। बंगाल की सरकार कम्युनिस्ट सरकार थी जिन्होंने ये आदेश दिया गोली चलाने का। और कम्युनिस्ट लोग कहते हैं कि हम सर्वहारा के लोग हैं, हम आम आदमी की बात करते हैं, गरीब आदमी की बात करते हैं, फिर भी गरीबों पे गोलियां चली और उनको मार डाला गया, जमीनें जबरदस्ती उनसे छीनी गई। उस दिन मैंने सोचा, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या कम्युनिस्ट पार्टी, क्या जनता दल, क्या कोई
सभी पार्टियों की सरकारें वैसे ही व्यवहार करती हैं जैसे अंग्रेज किया करते थे। आम आदमी को कुछ नहीं समझते, मार देते हैं गोलियों से, लाठियों से। कांग्रेस की कई राज्यों में सरकारें हैं इस समय देश में, और ऐसे कम से कम 12-13 राज्यों की कहानियां मैं सुना सकता हूं जहां कांग्रेस की सरकार के आदेश पर किसानों पे गोलियां चलाई गई, लाठियां चलाई गई, उसमें लोग मारे गए। तो आज आकर हम उनकी पोल खोलेंगे, उन नेताओं की जन्म कुंडली हमने बनाई है। हां, और उसमें यह पता चल रहा है कि 20 साल पहले जिन नेताओं के पास टूटी साइकिल नहीं थी चढ़ने के लिए, आज उनके पास मुंबई से लेकर पुणे के बीच की हजारों हेक्टेयर जमीन कहां से आई है? हजारों हेक्टेयर जमीन कहां से आई है? वो बताएं इस देश को कि उनके बाप दादों ने क्या छोड़ा था और उन्होंने देश की सत्ता में आने के बाद क्या इस देश में से लूटकर अपनी व्यवस्था बनाई। हमारे पास कुछ नेताओं की जन्म कुंडलियां हैं जो दादर रेलवे स्टेशन पर 20 साल पहले भाजी पाला बेचते थे। आज उनके पास 20,000 करोड़ की संपत्ति है। हमारे पास एक नेता की जन्म कुंडली है जो नासिक में सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था 20 साल पहले। आज उसके पास 25,000 करोड़ की संपत्ति है। हमारे पास कुछ नेताओं की जन्म कुंडलियां हैं जो दूध बेचा करते थे 20 साल पहले अपनी जीविका चलाने के लिए। आज उनके पास 30,000 करोड़ 35,000 करोड़ की संपत्तियां हैं। कहां से आ गया ये सब? तो वो जवाब देंगे भगवान ने दे दिया। यही कहेंगे ना, तो हम कहेंगे ये भगवान को वापस अर्पित कर दो। भगवान ने दे दिया, भगवान को ही अर्पित कर दो, और फिर भगवान तय कर लेंगे कि इस धन का क्या करना है। इस देश में कई नेताओं को सीबीआई ने पकड़ा है, आपने सुना होगा उनका जवाब। बिस्तर के नीचे से 500-500 के नोटों की गड्डियां निकली हैं, ऐसे कई नेता इस देश में हैं। वो एक ही जवाब देते हैं, भगवान ने दे दिया। हमारा जवाब है कि भगवान को फिर दे दो आप, उन्होंने आपको दे दिया, आप उनको दे दो, देश का काम उसमें से हो जाएगा। इन देश के अधिकारियों के बारे में भी हमने काफी काम किया है। एक अधिकारी उत्तर प्रदेश में आईएएस कैडर का है, थोड़े दिन पहले सीबीआई ने उसके घर में छापा मारा, उसके एक घर से 480 करोड़ की संपत्ति मिली। उस अधिकारी का नाम है अखंड प्रताप सिंह, और वो उत्तर प्रदेश सरकार में चीफ सेक्रेटरी रहा। मैंने उसके 40 साल की नौकरी की पूरी तनख्वाह, पूरी पगार जोड़ी तो 84 लाख होनी चाहिए। उसकी 480 करोड़ की संपत्ति। और उस अधिकारी ने कहा ये तो उसका एक घर है, ऐसे उसके 9 घर और हैं अभी। ऐसे इस देश में हजारों अधिकारी, हजारों नेता हैं। जब हम ये काम में लगे तो सबसे बड़ी मुश्किल हमारे सामने पता है क्या आई? कि स्विट्जरलैंड की बैंकों में किसका खाता है किसका नहीं, ये माहिती मिलना बड़ा मुश्किल, क्योंकि वो सीक्रेसी मेंटेन करते। तो उनको जब जब हमने संपर्क किया, उन्होंने हर बार हमको यही कहा कि आपको तो माहिती नहीं दे सकते, लेकिन आपकी सरकार कहेगी तो हम माहिती देने के लिए मजबूर हैं। आपको नहीं दे सकते, आपकी सरकार को दे सकते। तो हमने कहा ठीक है, जब हम सरकार कभी बनाएंगे तब आपसे माहिती ले लेंगे। अभी फिर माहिती लेने के लिए दूसरा रास्ता हमने पकड़ा। वो दूसरा रास्ता ये था कि हमने स्विट्जरलैंड की एम्बेसी को पत्र भेजा और ये कहा कि आपके देश में कितने भारतवासी हर साल आते हैं, ये माहिती दे दीजिए। तो उनको शक नहीं हुआ, क्योंकि वो पत्र दूसरे पते से हमने लिखा। हमने कहा कि कितने लोग स्विट्जरलैंड की यात्रा करते हैं, ये माहिती दे दीजिए। फट से माहिती आई, 92,000 भारतवासी हर साल स्विट्जरलैंड की यात्रा करते हैं। फिर हमने दूसरा पत्र भेजा कि हमको अब दूसरी माहिती ये दे दीजिए कि इसमें से कितने भारतवासी हैं जो हर महीने आते हैं आपके। हर महीने में 1 बार आते हैं, 2 बार आते हैं, 3 बार आते हैं, 4 बार आते हैं, वो कितने हैं? और साल में 1 बार आते हैं, वो कितने हैं? और इसमें से ऐसी माहिती अलग अलग कर दीजिए कि हनीमून मनाने के लिए कितने भारतवासी स्विट्जरलैंड आते हैं, वो अलग बताइए।
और बाकी काम के लिए जो आते हैं वो अलग बताए। तो उनकी दूसरी भी माहिती आ गई। उन्होंने कहा हनीमून बनाने के लिए हर साल 12,000 भारतवासी आते और ये दोबारा नहीं आते, एक ही बार आते। ये दोबारा क्यों नहीं आते? तो उन्होंने कहा वो आप उनसे पूछो। तो कुछ हनीमून वालों को हमने पूछा आप दोबारा क्यों नहीं गए? तो उन्होंने कहा कुछ देखने लायक है ही नहीं उस देश में, उससे अच्छा तो अपना जम्मू कश्मीर है, उससे अच्छा उत्तराखंड है। एक ने तो मुझे बताया कि राजीव भाई क्या जाना उस देश में, 2 घंटे कार चलाओ तो देश खत्म हो जाता है, दूसरे देश में घुस जाते हैं, इतना छोटा सा देश है। फिर किसी ने कहा कि वो बर्फ देखने हम गए थे, उससे सुंदर बर्फ तो जम्मू कश्मीर में दिखती है। फिर एक ने मुझे कहा दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो जब तक हमने देखा नहीं था स्विट्जरलैंड तब तक लगता था बहुत सुंदर है, अब देख लिया तो लगता है बेकार है, क्या करना है। तो वो दोबारा नहीं जाते। लेकिन जो बार बार जाते हैं, हर बार जाते हैं, वो 80,000। इसका माने इन्हीं के खाते हैं स्विस बैंकों। उनमें से कई हफ्ते में एक बार जाते हैं, कुछ 15 दिन में जाते हैं, कुछ महीने में 2-3 बार जाते हैं, कुछ साल में 2-3 बार जाते हैं। इन 80,000 लोगों पे हमने कंसंट्रेट किया तो सबकी माहिती अब धीरे धीरे मिल रही है। इनमें से एक की माहिती मिली, पुणे में रहता है वो आदमी, उसका नाम है हसन अली। उसका 72,000 कोटि रुपए, एक ही आदमी, 72,000 कोटि, 72,000 करोड़ एक ही व्यक्ति का। और ऐसे अगर 100 इकट्ठे हो जाएं तो 72 लाख करोड़ तो ऐसे ही हो गया। तो ये 80,000 जो खाते हैं स्विस बैंकों में, दूसरे बैंकों में, नेताओं के, अधिकारियों के, इनको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कराना है कानून बना के, और ये पैसा वापस लाना है। ये 110 लाख करोड़ रुपए वापस आएगा, ये हमारा संकल्प है। और इसको लाने के लिए संसद की मदद हम ले रहे हैं। संसद अगर नहीं करेगी तो हो सकता है एक दिन संसद में ये प्रस्ताव आए और सारे नेता, सारे पुढ़ारी एक स्वर से इसका विरोध करें और प्रस्ताव पास ना हो पाए। ये हमें मालूम है, अंदाजा है, ये हो सकता है। तो हमारा दूसरा संकल्प, और हमारा दूसरा संकल्प ये है कि अगर ये पुढ़ारियों ने होने नहीं दिया तो हम नई संसद बनाएंगे, नए पुढ़ारियों को चुनकर लेके जाएंगे पार्लियामेंट। और हमें भरोसा है कि सारे देश में से 545 ईमानदार लोग हमें मिलेंगे संसद में जाने के लिए, क्योंकि अभी भी इस देश में ईमानदारी समाप्त नहीं हुई है, वो जीवित है। ये ठीक है कि ईमानदारी दबी हुई है लेकिन समाप्त नहीं हुई। हो सकता है कि हम 545 को ढूंढने के लिए निकलें और हमको 5,000 मिल जाएं, 10,000 मिल जाएं, 15,000 मिल जाएं। तो हमारी तैयारी है कि ईमानदार लोगों को ढूंढ ढूंढ के संसद में भेजेंगे, विधानसभाओं में भेजेंगे, और लोगों को एक ही अपील करेंगे कि इनको इसलिए भेजना है कि 110 लाख करोड़ वापस लाना है, इनको इसलिए भेजना है कि अंग्रेजों की सरकार से लड़ाई लड़के 300 लाख करोड़ वापस लाना। तो लोग मदद करेंगे हमारी, और लोग उनको चुनकर भेजेंगे। नई संसद बनेगी, नई विधानसभाएं बनेगी, नई लीडरशिप आएगी और वो इस काम को करके जाएगी। उसके अलावा भी हमने पास तीसरा एक रास्ता है। सुप्रीम कोर्ट की मदद से हम ये काम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक बार एक मुकदमा हुआ था, आपको मैं पुरानी याद दिलाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यूरिया घोटाले का एक मुकदमा सुना था। जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो यूरिया घोटाला हुआ था। 133 करोड़ रुपए पेमेंट हुआ, यूरिया नहीं आया, आपको मालूम है। सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो उन्होंने फैसला दिया कि 133 कोटि रुपए देश की राष्ट्रीय संपत्ति है, वो जिसके भी खाते में है वो भारत में वापस आना चाहिए। तो सीबीआई ये जजमेंट की कॉपी लेके स्विट्जरलैंड गई, खाता ट्रेस हुआ तो पता चला नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में वो पैसा जमा था। सीबीआई ने उसको गिरफ्तार किया और भारत की जेल में लाकर बंद किया, और आज भी वो जेल में है। उसके पिता तो स्वर्गवासी हो गए, नरसिम्हा राव का बेटा जेल में है, और जो खाते में पैसा जमा था वो खाता जब्त हुआ। 133 कोटि रुपए वापस आया और हमारे सुप्रीम कोर्ट के खजाने में आ गया। अब हम सुप्रीम कोर्ट में जो कहना चाहते हैं वो ये कि यूरिया घोटाले का पैसा अगर वापस आ सकता है
तो चारा घोटाले का भी आ सकता है, बोफोर्स घोटाले का आ सकता है, सब घोटालों का पैसा आ सकता है। घोटाला सब एक, पैसा सब एक, वो भी आ सकता है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हो चुका है, आपको जानकारी में देने आया। सुप्रीम कोर्ट में दर्ज